नमस्कार साथियों, बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए एनसीईआरटी भूगोल पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए क्लास 10th एनसीईआरटी से अध्याय नंबर 7 जो कि क्लास 10th एनसीईआरटी का आखिरी चैप्टर है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। और साथ में आज का आपका यहाँ से जो क्लास 10th एनसीईआरटी वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। भूगोल का क्लास 11th एनसीईआरटी हमने ऑलरेडी आपके लिए कंप्लीट कर दिया है। क्लास 11th एनसीईआरटी में बात करें तो दो पुस्तकें चलती हैं, जिनमें हमने एक में तो आपको हमने सभी चैप्टर्स को करा दिया, दूसरे पुस्तक में हमने आपको कुछ सेलेक्टिव जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए ज़रूरी है, उन्हीं चैप्टर्स को कराया है। तो आपको उतना ही करके जाना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कल आप लोगों की जो क्लास है वो नहीं होगी, कल और परसों आप लोगों की क्लास नहीं होगी, हम उपस्थित नहीं रहेंगे यहाँ पर। तो कहीं जाना हमें और कुछ ज़रूरी काम हो निपटाने हैं, तो कल परसों आपकी क्लासेस नहीं होंगी। एंड 3 तारीख को अगर हम बात करें तो 3 मई को आपको शाम में संभवतः हम आपको क्लास अपडेट कर देंगे। तो 3 मई को दोपहर में हम आपको अपडेट कर देंगे और शाम में आपको जो है अगली क्लास होगी। तो कल और परसों हम टेलीग्राम में भी अवेलेबल नहीं रहेंगे और आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए, पढ़ाई अपना करते रहिए। जो भी आपके डाउट्स होंगे तो आप 2 दिन बाद पूछ लीजिएगा। एपिसोड नंबर 24 है हमारा। पहला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं? एनसीईआरटी एक्सरसाइज में यह सवाल दिया गया है। ऑप्शन ए है मुंबई और नागपुर, ऑप्शन बी है मुंबई तथा कोलकाता, ऑप्शन सी है सिलचर और पोरबंदर, ऑप्शन डी एक से अधिक है, ऑप्शन ई नन ऑफ दीज है। पहले नंबर प्रश्न में क्या उत्तर होगा? तो दूरस्थ स्थित स्थान की बात करें जो पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, तो पूर्वी में जब आप देखते हैं तो पूर्वी में आपको मिलता है सिलचर, असम में सिलचर मिलता है, और गुजरात में पोरबंदर मिलता है। तो ये पश्चिमी है और ये पूर्वी है। और यहाँ पर पूर्वी पश्चिमी पूछा है तो पूर्वी पहले आएगा, यानी सिलचर पहले आएगा और पश्चिमी बाद में आएगा। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका पहले नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। और ये जो पूर्वी पश्चिमी गलियारा है ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल से जुड़ा हुआ है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो परियोजना है उसी से ये जुड़ा हुआ है, तो जिसको हम स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है उसी से जुड़ा हुआ है पूर्वी पश्चिम गलियारा, जिसके तहत जो सबसे पूर्वी पॉइंट है वो है सिलचर असम का, और जो सबसे पश्चिमी है वो है पोरबंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। और पोरबंदर और सिलचर आपस में ये जुड़े हुए हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है? तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ये भी सवाल आपका दिया गया है कि कौन सा राज्य है जो हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है। हजीरा की बात करें तो गुजरात से स्टार्ट होता है ये, और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बिहार वाले की बात यहाँ पर नहीं की जा रही है। तो गुजरात से उत्तर प्रदेश तक ये जुड़ा हुआ है। और कौन सा राज्य नहीं जुड़ा हुआ? तो गुजरात के बाद मध्य प्रदेश आता है, और मध्य प्रदेश के बाद जो है उत्तर प्रदेश आता है। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश इससे जुड़े हुए हैं, और महाराष्ट्र जो है ये जुड़ा हुआ नहीं है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से होते हुए जाता है ये पाइपलाइन। 1700 किलोमीटर लंबी है। और ये बात करें तो पहली 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर क्रॉस कंट्री गैस पाइपलाइन है, जो कि मुंबई हाई और बसीन गैस क्षेत्र को पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न परिसरों से जोड़ती है। उर्वरक, बिजली और औद्योगिक परिसरों से जोड़ती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किस क्षेत्र को? तो मुंबई हाई का जो क्षेत्र है और बसीन गैस का जो क्षेत्र है उसको जोड़ती है पश्चिमी और उत्तरी भारत के विभिन्न परिसरों से, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की गैस पाइपलाइन का जो विस्तार है जो एनसीईआरटी में दिया गया है, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन का बात करें तो 1700 किलोमीटर से कहानी शुरू हुई थी HBJ के साथ में, हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, और अब आज के डेट में 18,500 किलोमीटर तक हो गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत की जो गैस पाइपलाइन का विस्तार है वो 1700 किलोमीटर से बढ़कर 18,500 किलोमीटर तक हो गया है। अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का है और पूर्ण रूप से सुरक्षित है? विच इज़ द डीपेस्ट लैंड लॉक्ड एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट अलोंग द ईस्ट कोस्ट? तो ये भी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज में सवाल है। कुल 6 सवाल आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज में दिए गए, जो इसमें से आपके 3 ही काम के हैं, 3 काम के नहीं है, तो इसलिए हमने उनको इंक्लूड नहीं किया है। तो डीपेस्ट लैंड लॉक और वेल प्रोटेक्टेड कोस्ट की अगर हम बात करें तो भारत का जो है सबसे गहरा पोर्ट है
आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो राइट आंसर आपका है विशाखापट्टनम। राइट आंसर आपका तीसरे नंबर प्रश्न में डी है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम पूर्वी तट पर स्थित है, अंतःस्थलीय और अधिकतम गहराई का पत्तन है, भारत का सबसे गहरा पत्तन है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। देश की पहली रेलगाड़ी सभी को मालूम है 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी, जो कितने किलोमीटर की दूरी तय करती थी, ये आपको बताना है। एनसीईआरटी से ही प्रश्न लिया गया आपका ये भी। तो देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में चली थी, मुंबई और ठाणे के बीच में, कुल मिलाकर 34 किलोमीटर की दूरी ये तय करती थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, एक नया सवाल बन सकता है। तो याद रखिएगा 34 किलोमीटर की दूरी ये तय करती थी। और भारतीय रेल परिवहन की बात करें तो देश का सर्वाधिक या सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है भारतीय रेल परिवहन। ये भी ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण कौन सा है, लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कौन सा है, तो भारतीय रेल परिवहन। चलिए अगला प्रश्न आपका है, भारतीय रेल परिवहन को पुनः कितने रेल प्रखंडों में संकलित किया गया है। द इंडियन रेलवे इज नाउ रीऑर्गेनाइज इनटू हाउ मेनी जोन्स। और अब एनसीईआरटी का जो 2025-26 का जो रीप्रिंट एडिशन है उसमें अब ये चेंज कर दिया गया है। अब बीपीएससी जब पूछेगा तब आपको आंसर दूसरे तरीके से माना जाएगा। इससे पहले बीपीएससी ने यही सवाल 2 बार आपसे पूछा गया था, वहाँ पर विकल्प में 16 था, तो 16 आंसर माना था बीपीएससी ने। लेकिन अब जब अगर आपसे बीपीएससी पूछेगा तब आपको विकल्प में अगर 17 दिया रहता तो आपको 17 के साथ में ही जाना, क्योंकि अब एनसीईआरटी में 17 दिया गया है। तो याद रखिएगा इंडियन रेलवे को पुनः जो है कितने प्रखंडों में संकलित किया गया है, कितने जोन्स में रीऑर्गेनाइज किया गया है, और पुनः शब्द का भी प्रयोग किया गया एनसीईआरटी में, तो ये 17 माना गया है। तो इसलिए आपको भी परीक्षा दृष्टि से 17 मान के जाना है। इस बार भी TRE 3.0 री एग्ज़ाम में भी ये सवाल पूछा गया था, तब 16 ही दिया गया था एनसीईआरटी में, और अब जो है 17 कर दिया गया। तो इसलिए अगर अब से आता है प्रश्न वापस से तो आप 17 मान सकते हैं, और क्लेम भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं अगर बीपीएससी कुछ ऐसा करता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। और 2025-26 का जो एनसीईआरटी है उसके अनुसार 17 जोन आपको बताए गए, यही आपको फाइनल मानना है। भारतीय रेल कितने किलोमीटर लंबे मार्ग को अनेक गेज पर तय करती है। द इंडियन रेलवे नेटवर्क रन्स ऑन मल्टीपल गॉज ऑपरेशन एक्सटेंडिंग ओवर। तो कई प्रकार की गॉज सिस्टम पे काम करती है इंडियन रेलवे, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। और टोटल जो है सभी गाज का मिलाकर 3 प्रकार के गाज होते हैं, या 3 प्रकार का जो है गाज नेटवर्क होता है, गेज नेटवर्क होता है। और तीनों को मिलाकर यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितने जो है किलोमीटर लंबे मार्ग का टोटल तय करती है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका है 67,956 किलोमीटर। तो 67,956 किलोमीटर ये लेंथ आपको ध्यान रखना है। राइट आंसर आपका बी है। अगला प्रश्न आपका है, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है। TRE 2 में ये सवाल पूछा गया था। तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज आपसे पूछी जा रही है 1000 mm या 1 मीटर, 0.762 या 0.60 मीटर, या फिर 1676 mm या फिर 1.676 मीटर। तो चाहे आपको 1676 mm दिया रहेगा या 1.676 मीटर दिया रहेगा, दोनों एक ही चीज़ है। अगर mm पिछली बार जो सवाल पूछा गया था बीपीएससी द्वारा mm में दिया गया था, तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। और एनसीईआरटी में किस में दिया है, तो एनसीईआरटी में मीटर में दिया है, तो इसलिए आपको दोनों चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। 1676 mm बीपीएससी ने पूछा था, 1.676 मीटर ये एनसीईआरटी में दिया गया। तो ये मिलीमीटर में है और ये मीटर में है। तो ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज कितनी होती है, 1676 mm या फिर 1.67 मीटर। यहाँ पर आपको 3 प्रकार के लाइंस के बारे में ध्यान रखना है। वो लाइंस कौन कौन से हैं, एक है बड़ी लाइन जिसको हम ब्रॉड गेज कहते हैं 1.676 मीटर, और इसका टोटल जो लंबाई है जो बड़ी लाइन के अंतर्गत आती है, ब्रॉड गेज के अंतर्गत आती है 63,950 किलोमीटर। फिर दूसरा आता है मीटर लाइन, मेट्रो गाज जिसको बोलते हैं, 1 मीटर इसका जो है लेंथ होता है, और ये 2402 किलोमीटर कवर करता है भारत में। फिर छोटी लाइन आती है नैरो गाज, जिसका 2 साइज हो सकता है, या तो 0.762 होगा या फिर 0.610 मीटर होगा। ये मीटर में डाटा आपको है, और इसका 1604 है। टोटल आप जोड़ दीजिएगा तभी आपको 67,956 किलोमीटर मिल जाएगा, जो आपसे ऊपर प्रश्न पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। डाटा आपको बड़ी लाइन का पूछा जा सकता है, छोटी का पूछा जा सकता है, मतलब मीटर का पूछा जा सकता है, छोटी का भी पूछा जा सकता है। तो तीनों आपको क्लियर होने चाहिए। बड़ी लाइन ऑलरेडी पूछा जा चुका है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर जैसे ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज़ पूछा है, वैसे ही आपसे मीटर रेलवे लाइन की साइज पूछ सकता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है? विच इज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाईवे टनल? तो वर्ल्ड का या विश्व का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कौन सा है? सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है? सेला टनल अरुणाचल प्रदेश, अटल सेतु महाराष्ट्र या अटल टनल हिमाचल प्रदेश? कमेंट कीजिएगा 8वें नंबर प्रश्न में। तो विश्व का जो सबसे लंबा राजमार्ग सुरंग का जो दर्जा प्राप्त है वो प्राप्त है अटल टनल को। हिमाचल प्रदेश में स्थित है अटल टनल। आप सभी को मालूम है इसकी लंबाई कितनी है, तो 9.02 किलोमीटर। अटल टनल को बनाया किसने है? तो अटल टनल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, सीमा सड़क संगठन ने बनाया है। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न भी आपका टीआरई में पूछा गया है। 1960 में बीआरओ की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 8वें नंबर प्रश्न का सी हो जाएगा। सेला टनल की बात करें तो इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था। अटल सेतु की बात करें तो ये भारत का सबसे लंबा जो है पुल है। तो सबसे लंबा पुल भारत का जो नदी सेतु पुल है वो आपका अटल सेतु है अब आज के डेट में। पहले भूपेन हजारिका था, अब अटल सेतु हो गया है। अटल सेतु की कुल लंबाई आपसे इस बार पूछा गया था पीआरटी में 21.8 किलोमीटर। अटल टनल की बात करें तो 9.02 किलोमीटर लंबी है। सीमा सड़क संगठन बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ द्वारा ये बनाई गई है। इसके अलावा बात करें तो अटल टनल की बात करें तो अटल टनल जो है पूरे साल मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। तो अटल टनल किसको किसको जोड़ता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मनाली को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। यह सुरंग हिमालय की पीर पंजाल पर्वतमाला में स्थित है, समुद्र तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। चलिए, भारत का सबसे लंबा जो पुल है वो अटल सेतु जो कि महाराष्ट्र में बनाया गया है 21.8 किलोमीटर। चलिए आगे है सिंकुल्ला टनल। एक सिंकुल्ला टनल है जिसका जुलाई 2024 में उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री जी के द्वारा। तो जुलाई 2024 में सिंकुल्ला टनल का उद्घाटन किया गया। 4.1 किलोमीटर लंबा है। ये विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग है। ऊंचा मतलब है सबसे ऊंची हाइट पर स्थित ये सुरंग है। लद्दाख में निर्माणाधीन है, लद्दाख में बन रहा है। बनने के बाद ये विश्व का सबसे ऊंचा सुरंग हो जाएगा। तो सिंकुल्ला टनल भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका है, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? अभी आपने सबसे पहला प्रश्न देखा था जिसमें पूर्वी पश्चिम गलियारा पूछा था। तो पूर्वी पश्चिम गलियारे की बात करें तो पूर्वी पश्चिम गलियारे में सिलचर और असम आते हैं। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर दक्षिण गलियारा कौन सा है, तो यानी उत्तर में और दक्षिण में। तो उत्तर में बात करें श्रीनगर और दक्षिण में कन्याकुमारी। तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जोड़ता है। 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। तो 9वें नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे की बात करें तो भारत सरकार ने दिल्ली कोलकाता, यहाँ ध्यान दीजिएगा, दिल्ली को कोलकाता से, चेन्नई को मुंबई से और दिल्ली को जोड़ने वाली आपस में जोड़ने वाली 6 लेन महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की है। परियोजना के तहत 2 गलियारे इसके प्रस्तावित हैं। पहला है उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ेगा, सबसे ऊपर से सबसे नीचे, और फिर पूरब से पश्चिम गलियारा सिलचर से पोरबंदर। चलिए अगला प्रश्न आपका है, भारत विश्व का किस नंबर पर जो है सड़क जाल वाला देश है? पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है या तीसरे स्थान पर है? तो भारत विश्व में बात करें तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो 2025-26 का एडिशन है, भारत विश्व का दूसरा सर्वाधिक सड़क जाल वाला देश है। तो राइट आंसर आपका 10वें नंबर में बी हो जाएगा। बाकी आप गूगल कर लीजिएगा कि पहले स्थान पर इसमें कौन आता है। और सड़क जाल भारत में जो दिया गया एनसीईआरटी में, याद करने की जरूरत ऐसा कुछ नहीं है, 62.16 लाख किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न आपका, किसके मध्य ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है जिसको शेरशाह सूरी मार्ग भी बोला जाता है ऐतिहासिक रूप से, और ये किसके किसके बीच में जाना जाता है? दिल्ली से अमृतसर या दिल्ली से मथुरा या दिल्ली से भोपाल। तो 11 नंबर प्रश्न की अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी मार्ग जिसको राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे 1 के नाम से जानते हैं, ये दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है। राइट आंसर आपका 11 में ए हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपका है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वर्ष 2005 में, वर्ष 2002 में या वर्ष 2000 में? तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना की बात करें तो ये 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट किया गया था। 25 दिसंबर 2000 को स्टार्ट किया गया था। एनसीईआरटी में
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के बारे में दिया गया है। तो आपसे स्थापना वर्ष पूछा जा सकता है कि कब ये शुरू किया गया था। तो वर्ष 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना शुरू की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 किस के मध्य स्थित है? तो नेशनल वाटरवे नंबर 2 किसके मध्य स्थित है? हल्दिया और प्रयागराज के बीच में, सादिया तथा धुबरी, या कोट्टापुरम से कोल्लम? तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 नेशनल वाटरवे 2 ये जो है बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, सदिया और धुबरी के बीच में। राइट आंसर आपका 13 में बी हो जाएगा। आइए जो राष्ट्रीय जलमार्ग है उनको हम देख लेते हैं एक एक करके। नेशनल वाटरवे 1 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी जलमार्ग है, जो कि गंगा नदी पर है, 1620 किलोमीटर लंबा है, ये आपको ध्यान रखना है। हल्दिया और प्रयागराज के बीच में स्थित है। तो हल्दिया कहाँ पड़ता है, कमेंट करके बताइएगा। तो प्रयागराज और हल्दिया को जोड़ता है, 1620 किलोमीटर लंबा है गंगा नदी जलमार्ग, सबसे लंबा जलमार्ग भी है भारत का। फिर नेशनल वाटरवे 2 राष्ट्रीय जलमार्ग 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, जो कि 891 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है, सदिया और धुबरी के बीच में। फिर है नेशनल वाटरवे 3 केरल में पश्चिम तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम को जोड़ता है। तो कोट्टापुरम से कोल्लम को जोड़ता है, 205 किलोमीटर है, लेंथ आपको इतना याद नहीं रखना है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 आपको ध्यान रखना है, केरल में स्थित है, कोट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ता है। फिर आपका है नेशनल वाटरवे 4 राष्ट्रीय जलमार्ग 4 है, और काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ में गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार इसमें किया गया है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 4 किससे जुड़ा है? काकीनाडा और पुडुचेरी नहर स्ट्रेच को जोड़ता है, गोदावरी और कृष्णा नदी को भी इसमें जोड़ा गया है। तो नेशनल वाटरवे 4 ये आपको 4 याद रखने हैं परीक्षा दृष्टि से। इसके अलावा बात करें तो भारत का 95% जो व्यापार है समुद्र द्वारा होता है। भारत की आप जानते हैं कि समुद्री तट रेखा कितनी लंबी है? 7516.6, जो आपका एनसीईआरटी में दिया गया 7516.6, कहीं पे 7516 दिया रहता है, कहीं पे 7516.6 दिया रहता है। तो कोई एक ही विकल्प में आपको रहेगा। तो 7516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के साथ 12 प्रमुख और 200 मध्यम और छोटे पत्तन देश की 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। तो जो देश का 95% जो विदेशी व्यापार है वो इन्हीं पत्तनों के माध्यम से होता है। 12 प्रमुख हैं, 200 मध्यम हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण पत्तन है जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? भारत का पहला पत्तन कौन सा है जो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया है? दीनदयाल पत्तन, जिसे कांडला पत्तन कहते हैं, मुंबई पत्तन या जवाहरलाल नेहरू पत्तन। तो स्वतंत्रता के बाद जो विकसित किया गया भारत का पहला बंदरगाह है उसका नाम है दीनदयाल पत्तन। इसको कांडला पत्तन के नाम से स्थापित किया गया था, बाद में इसका जो है नाम बदलकर दीनदयाल पत्तन कर दिया गया है। तो कांडला पत्तन दे या दीनदयाल पत्तन दे, दोनों एक ही चीज़ है। 14 में आपका राइट आंसर ए है। मुंबई का आपका सवाल टीआरई में पूछा गया था कि भारत का सबसे बड़ा पत्तन कौन सा है? तो आंसर है मुंबई। चूंकि हम करा चुके प्रीवियस ईयर में, इसलिए हमने कोई प्रश्न इससे नहीं बनाया। जिससे प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा पत्तन है। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को देखकर, ज़्यादा लोड को देखकर इसके पैरेलल एक जो है जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस पत्तन को मुंबई पर जो है अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर बनाया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पत्तन इसको इसीलिए बनाया गया ताकि मुंबई पर लोड कम किया जा सके। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न का, निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण पश्चिमी पत्तन है जो एक लैगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्रय है? ऑप्शन ए है मुरगांव पत्तन या मर्मागांव पत्तन, जो कि गोवा में स्थित है, न्यू मैंगलोर पत्तन जो कि कर्नाटक में स्थित है, या कोचीन पत्तन। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया सुदूर दक्षिण पश्चिमी पत्तन आपसे। तो सुदूर दक्षिण पश्चिमी पत्तन का मतलब है कि जो है इस वाले पोर्शन में जाएगा। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका है कोचीन पत्तन। तो कोचीन पत्तन एक प्राकृतिक पोताश्रय है, सुदूर दक्षिण पश्चिम पत्तन भी है, लैगून के मुहाने पर ये स्थित है। तो राइट आंसर आपका 15 में सी हो जाएगा। मर्मागांव पोर्ट की बात करें या मुरगांव पत्तन की बात करें, तो मुरगांव पत्तन या मर्मागांव पत्तन की बात करें तो जो गोवा में स्थित है, लौह अयस्क निर्यात के संदर्भ में देश का सबसे महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। तो आपसे अगर पूछेगा कि लौह अयस्क निर्यात के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण पत्तन कौन सा है, तो मर्मागांव पत्तन या मुरगांव पत्तन गोवा में स्थित है।
फिर बात करते हैं न्यू मैंगलोर पत्तन का। तो न्यू मैंगलोर पत्तन की खास बात क्या है, कर्नाटक में जो स्थित कुद्रेमुख खान है। तो कुद्रेमुख खान कहाँ पर स्थित है, कर्नाटक में। लौह अयस्क के लिए फेमस है कुद्रेमुख, हमने पिछली क्लास में देखा था। तो कुद्रेमुख खान से जो लौह अयस्क निकलता है उसका निर्यात करता है न्यू मैंगलोर पत्तन। फिर तूतीकोरिन पत्तन है। तूतीकोरिन पत्तन की बात करें तो पूर्वी तट के साथ में तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर स्थित है, प्राकृतिक पोटाश्रय है, उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। फिर बात करते चेन्नई। चेन्नई इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। तो सबसे पुराना जो है आर्टिफिशियल पोर्ट भारत का कौन सा है, चेन्नई है। तो याद रखिएगा चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पत्तन है। उड़ीसा में स्थित पारादीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विशाखापत्तनम पत्तन से हमने देखा था किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट होता है, कमेंट कीजिएगा। कल हमने प्रश्न देखा था जापान को जो एक्सपोर्ट किसका एक्सपोर्ट किया जाता है, विशाखापत्तनम पोर्ट से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लास्ट प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है, रिवराइन पोर्ट है। नदी पत्तन आपसे पूछा जा रहा है, पारादीप पत्तन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन या विशाखापत्तनम पत्तन। तो यहाँ पर बात करें कौन सा पत्तन एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है, तो नदी पत्तन रिवराइन पोर्ट की बात करें तो ये जो है कोलकाता नाम से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन जो है कोलकाता में, इसको हम कोलकाता पत्तन के नाम से भी जानते हैं। तो कोलकाता पत्तन या श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन दोनों एक ही चीज़ है। अंतःस्थलीय नदी पत्तन है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। मालूम है आपको कौन सी नदी के किनारे, तो हुगली नदी के किनारे। अगर पश्चिम बंगाल में कुछ भी होता तो वो हुगली नदी पर ही होता है। राइट आंसर आपका बी है। विशाखापत्तनम पत्तन कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। पारादीप पत्तन उड़ीसा में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहत और समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन है, तो ज्वारीय पत्तन का उदाहरण भी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन या कलकत्ता पत्तन। हुगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ भी करना पड़ता है। कोलकाता पत्तन पर, इसी को कोलकाता पत्तन बोलते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन को बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पत्तन के रूप में बनाया गया है। चलिए अब यहाँ पर हम जो है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल वाला एक बार आप लोग देख लीजिएगा। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर श्रीनगर से जुड़ा हुआ है, श्रीनगर। और नीचे बात करेंगे हम, नीचे बात करेंगे तो ये कन्याकुमारी। तो उत्तर से दक्षिण आपने देख लिया, कन्याकुमारी, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी। और यहाँ पर बात करेंगे और इस साइड जब हम आएंगे तो जो है सिलचर से लेकर पोरबंदर तक, सिलचर से लेकर पोरबंदर तक। और इसके अलावा आप मैप के माध्यम से ये समझ सकते हैं, ये दिल्ली हो गया और ये कोलकाता हो गया और ये चेन्नई हो गया, ये मुंबई होगा। इस प्रकार से आप जोड़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली को कोलकाता से मिलाता है, दिल्ली को कोलकाता से मिलाता है और साथ में मुंबई को चेन्नई से गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, स्वर्णिम चतुर्भुज। और उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी यहाँ पर आपका समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगली क्लास आपको 3 मई को होगी। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।